जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवादी कवियों को। और प्रयोगवादी कवियों में हम लोगों ने अज्ञेय को पढ़ लिया है, गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे धर्मवीर भारती की। वही धर्मवीर भारती जो दूसरे सप्तक, जो तार सप्तक अज्ञेय के द्वारा संपादित किए गए थे, उन तार सप्तकों में दूसरे सप्तक के जो है धर्मवीर भारती महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। अगर बात करें दूसरे सप्तक का जो है संपादन कब हुआ, तो इसका संपादन 1951 से 1959 तक माना जाता है। अब हम बात करेंगे धर्मवीर भारती के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 1926 में और उस दिन तारीख थी 25 दिसंबर की। और इनका जो स्वर्गवास हुआ वो 1997 में हुआ और उस दिन तारीख थी 4 सितंबर की। इनका जो जन्म स्थान है वो इलाहाबाद है। हालांकि उसका अब नाम हो गया है प्रयागराज, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो वो जो है इलाहाबाद ही था। तो इनका जन्म स्थान कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये पढ़े। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने शोध किया, पीएचडी की वहीं से, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी। उसके बाद अब हम बात करेंगे इनके उपनामों के बारे में। तो इनको प्रेम का कवि कहा जाता है, इनको प्रेम की लालसा का कवि कहा जाता है और इनको मिथक का कवि कहा जाता है। अगर बात करें मिथक क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि वे जो है सांस्कृतिक घटनाएं या वे सांस्कृतिक कथाएं या वे परिपाटियां जिनके माध्यम से हमको जो है कुछ बातें बताई जाती हैं, जिनके प्रतीकों के माध्यम से हमको जो है कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको मिथक बोला जाता है। अगर हम बात करें कि जो है इनकी प्रथम कविता कौन सी है, तो इनकी प्रथम कविता है नवंबर की दोपहर, जिसको इन्होंने 1944 में लिखा था। उसके बारे में उसके बाद हम जो है आगे बात करेंगे धर्मवीर भारती के रचना संसार के बारे में। धर्मवीर भारती का जीवन तथ्यात्मक रूप से जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ही धर्मवीर भारती का रचना संसार हम लोगों के लिए परीक्षात्मक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे धर्मवीर भारती के काव्य संकलन हो, वे चाहे धर्मवीर भारती के उपन्यास हो या इनके निबंध हो या इनकी कहानियां हो, हमारी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा के लिए इनका जो है रचना संसार बेहद इम्पॉर्टेंट बना हुआ है एक लंबे अरसे से। तो हम लोग बेहद गहराई के संग पढ़ेंगे धर्मवीर भारती का रचना संसार। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मवीर भारती के काव्य संकलनों के बारे में। तो इनका जो पहला काव्य संकलन है वो है ठंडा लोहा। इनका पहला काव्य संकलन है ठंडा लोहा और इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन 1952 में हुआ। उसके बाद है 7 गीत वर्ष, जिसका समय है 1959। उसके बाद है कनुप्रिया, जिसका समय है 1959। उसके बाद है सपना अभी भी 1993। उसके बाद अद्यंत है 1999 और देशांतर फिर इनका है 1960 में। तो ये इनके काव्य संकलन हो गए। समझ में आए? एक बार हम इनको और पढ़ेंगे हाईलाइट करके। ठंडा लोहा कब है? 1952 में। 7 गीत वर्ष 1959 में। कनुप्रिया भी 1959 में। सपना अभी भी कब है? 1993 में। अद्यंत कब है? 1999 में है। देशांतर कब है? 1960 में है। तो 2 बार हमने पढ़ लिया, आपको जो है मोटा माटी याद हो जानी चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे इनके उपन्यासों के बारे में। तो 3 इन्होंने जो है उपन्यास लिखे हैं और तीनों उपन्यास इनके बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनका जो पहला उपन्यास है वो है गुनाहों का देवता। क्या बेहतरीन उपन्यास है! क्या जो है धर्मवीर भारती जो है मोहब्बत भरी स्याही की कलम से जो है उसको पन्नों पे उगेरा है। हिंदी साहित्य में अगर आपने जो है प्रेम पढ़ने बैठे और आपने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। जैसे अगर आप जो है एक ग्रामीण का जीवन पढ़ने बैठे और आपने अगर गोदान नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, उसी तरीके से हिंदी साहित्य में अगर आपने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ा तो फिर इसका मतलब कोई उपन्यास आपने नहीं पढ़ा। तो इनका गुनाहों का देवता एक बेहद अंदर तक हिला देने वाला उपन्यास है। इसको आप लोग जरूर पढ़ें। इसको इन्होंने लिखा था 1949 ईस्वी में। उसके 3 साल बाद इनका अगला उपन्यास आता है जो 1952
1952 में आता है। नाम क्या था? सूरज का सातवां घोड़ा। ये भी इनका बेहद 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 महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये इनका इतना महत्वपूर्ण उपन्यास है कि इस पे जो है इसको एक डायरेक्टर ने बड़े पर्दे पर भी उतारा था, यानी कि इस पे मूवी भी बन चुकी है। तो इनके दो उपन्यास हो गए। पहला उपन्यास गुनाहों का देवता 1949, दूसरा उपन्यास 1952 में लिखा, सूरज का सातवां घोड़ा लिखा। एक उपन्यास इन्होंने और लिखा जिसका नाम है 11 सपनों का देश, और कब लिखा? 1960 में लिखा। तो इनकी दो रचनाएं 1960 में हमारे सामने आई। पहली रचना काव्य संकलन देशांतर, और 11 सपनों का देश। इन्होंने इन दोनों रचनाओं को 1960 में लिखा। बात चल रही है धर्मवीर भारती की, तो धर्मवीर भारती की एक टिप्पणी आपके सामने पेश है, उसको एक बार देख लेते हैं। लिखा यह है कि धर्मवीर भारती के दो शौक थे। कौन कौन से? पहला यात्रा करना, दूसरा पढ़ना। अच्छे दिल के व्यक्तियों के ये दो शौक होते ही होते हैं। उसी तरीके से धर्मवीर भारती के शौक भी थे, लेकिन वे स्वयं के बारे में एक उक्ति जो है बहुत बेहतरीन कहते हैं, जो मुझे पसंद आई और मैंने आपके लिए लिख दी। ठेले पर हिमालय उनका निबंध है, जिसमें वो एक जगह अपने बारे में लिखते हुए ये कहते हैं कि जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। ये धर्मवीर भारती साहब ने ठेले पर हिमालय नाम के अपने निबंध में लिखा था। बात आगे बढ़ाते हैं, और बात बढ़ते बढ़ते आ गई है कहानी संग्रहों तक। तो इनके कहानी संग्रह पढ़ लेते हैं। 1946 में है इनका मुर्दों का गांव, 1949 में है इनका स्वर्ग और पृथ्वी, 1955 में इनका है चांद और टूटे लोग, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में है, और सांस की कलम से इनका कब है? 2000 में। बात समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मुर्दों का गांव 1946 याद हुआ। इनकी पहला कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946, फिर स्वर्ग और पृथ्वी 1949, इसको तो कतई भूल ही मत जाना। 1955 चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान कब है? 1969 में, सांस की कलम से 2000 में। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इनके निबंध संग्रहों के बारे में। तो इनका जो पहला निबंध है, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको इन्होंने, इसका जो समय है वो 1959 है, और इस निबंध में इन्होंने नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन किया है। अब आपकी ये बात समझ में ना आती हो कि ठेले पर हिमालय ये किस तरीके का टाइटल हो गया, तो इसके पीछे की घटना ये है कि कवि अपने दोस्तों के संग एक चाय की टपरी पे बैठा था, और सामने से एक रिक्शा आ रहा था। रिक्शे पे जो है बर्फ के कुछ पत्थर रखे थे। उनको देखकर धर्मवीर भारती के दिमाग में सहसा जो है एक शब्द गूंजा, अरे ठेले पर हिमालय। वहीं से जो है धर्मवीर भारती को ये टाइटल मिला, ठेले पर हिमालय। और ये चीज उन्होंने अपने दोस्तों से बताई तो दोस्त हंसे, लेकिन धर्मवीर भारती ने उस टाइटल को संजो लिया और उस पर एक बेहद शानदार निबंध लिखा, ठेले पर हिमालय। उसके बाद अगले निबंधों की बात, निबंध संग्रहों की बात करें तो पसंती इनका है 1969 में, कहनी अनकहनी है 1969 में, शब्दता है 1997 में, और कुछ चेहरे कुछ चिंतन है 1995 में। तो ये इनके निबंध संग्रह हो गए। तो कहानी संग्रह हो गए, निबंध संग्रह हो गए। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? उपन्यास पढ़ लिए, और जो है काव्य संग्रह पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे आगे। फिर इनका नाटक है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंधा युग। बेहद जो है महत्वपूर्ण नाटक है। इसका जो है ना समय भूलिए न नाम भूलिए। 1954 में धर्मवीर भारती ने अपना बेहद शानदार नाटक लिखा, और ये एक पद्य नाटक है। ठीक है, ये एक पद्य नाटक है, 1954 में लिखा गया, और ये जो है नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी दिया है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और देखा ही होगा कि कितना जो है बेहतरीन धर्मवीर भारती ने ये नाटक लिखा है। इनकी एक एकांकी भी है जिसका नाम है नदी प्यासी थी।
नदी प्यासी थी, ये इनकी एकांकी है। इस तरीके के टाइटल जो है धर्मवीर भारती जैसा ही इंसान सोच सकता है। ठेले पर हिमालय, नदी प्यासी थी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी आलोचनात्मक रचनाओं की। तो इनकी आलोचनाएं जो है 1949 में है प्रगतिवाद और समीक्षा। उसके बाद 1960 में है मानव मूल्य और साहित्य। काव्य के प्रतिमान है 1963 में, और हिंदी काव्य में नारी 1967 में, कवि की संवेदना 1963 में। तो ये इनकी आलोचनाएं हो गई। तो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं इनका यात्रा वृत्तांत। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो यात्रा चक्र के नाम से है, और इनका जो रिपोर्टाज है वो मुक्ति क्षेत्रे और युद्ध क्षेत्रे के नाम से है। इन्होंने जो अपनी पीएचडी की थी, और पीएचडी में जो इनका जो शोध जिस पे इन्होंने किया था उसका वो किस पे किया था, सिद्ध साहित्य पे इन्होंने अपना शोध किया था। बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं में शामिल रहे, कौन कौन सी इन्होंने पत्र पत्रिकाएं निकाली। तो धर्म युग इनसे जुड़ी हुई बहुत ही प्रमुख पत्रिका है, जिसके ये प्रधान संपादक थे। धर्म युग के ये प्रधान संपादक थे। धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। निकस में भी इन्होंने काम किया, आलोचना में भी इन्होंने काम किया, और अपने शुरुआती दिनों में ये अब धर्मवीर भारती के बारे में हम लोग कुछ तथ्यों को जानेंगे, जिनमें पहला तथ्य अपना ये है कि इनकी कविताओं का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति स्वातंत्र्य रहा है। उसके बाद अगला अपना पॉइंट ये है कि धर्मवीर भारती का संपूर्ण साहित्य धर्मवीर ग्रंथावली के नाम से 9 खंडों में प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 9 खंडों में। ये जो बात लिखी हुई है ये हम लोगों ने जान ली कि इनके 2 शौक थे, एक यात्रा करना, दूसरा पढ़ना। अपने निबंध ठेले पर हिमालय में एक जगह ये कहते हैं कि जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है उनमें से मैं खुद को एक पाता हूँ। अगला पॉइंट अपना ये है, दरअसल ये पॉइंट जो है नगेंद्र का कथन है। ये जो है पॉइंट डॉक्टर नगेंद्र, ये पॉइंट जो है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भारतीय के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उनकी मूर्तता और पारदर्शिता जो उनके परिवर्ती गंभीर चिंतन सम्मिलित काव्य में लक्षित होती है। तो ये कथन किसका है? नगेंद्र का है। नगेंद्र कहते हैं कि भारतीय के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उनकी मूर्तता और पारदर्शिता उनके परिवर्ती गंभीर चिंतन काव्य में सम्मिलित काव्य में लक्षित होती है। उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद कनुप्रिया के बारे में। तो कनुप्रिया में राधा को प्रतिक्षारत और श्री कृष्ण को महाभारत में व्यस्त दिखाकर कवि ने पौराणिक प्रतीक के माध्यम से संघर्ष और आस्था की अभिव्यक्ति की है। कनुप्रिया में राधा को प्रतिक्षारत का प्रतीक दिखाकर आस्था का चित्रण किया गया है, और श्री कृष्ण को महाभारत में व्यस्त दिखाकर संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो ये चीज कनुप्रिया के बारे में आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और खूब मेहनत के संग पढ़ाई करते रहिए। खूब ध्यान से पढ़िए, खूब नई ऊर्जाओं के साथ पढ़िए, अच्छी रणनीतियां बनाइए, अच्छी रणनीतियों पे काम करिए, और अच्छे से जल्दी सफल होइए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी जय है। धन्यवाद। आ जाओ फटाक से।